हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं मूल अधिकार, इसका मतलब है कि आज हम लोग फिर से पॉलिटी लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी का अब तक दोस्तों मैं 3 लेक्चर डाल चुका हूं और उसमें सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने मौलिक अधिकार या अधिकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ से इसका विकास हुआ, इसके बारे में चर्चा किए। दूसरे लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देखें कि राज्य कौन कौन सी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आएंगी। तीसरे लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 13 के अंतर्गत देखें कि कानून कौन कौन से होते हैं या कानून की परिभाषा, विधियों की परिभाषा क्या क्या होती है। अब तक हम लोग 3 लेक्चर में इन 3 बातों को देख चुके हैं और वहां से हम लोग अब मौलिक अधिकार में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मौलिक अधिकार अमूमन अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है। 12 और 13 जो है वो मौलिक अधिकारों की चर्चा न करके ये बताता है कि कानून कौन कौन से होते हैं और मौलिक अधिकार किसके खिलाफ यानी राज्य के खिलाफ मिले हैं, तो राज्य कौन कौन से होते हैं, राज्य की संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। अब तक 3 वीडियोज में आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा और चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी तरीके से आप लोग बस वीडियो देखते रहिए और कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज के वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग आज से मूल अधिकार पढ़ना अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ आप लोग को देख रहा होगा जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और इस तरफ आप लोग को अनुच्छेद 14, अब यहाँ से हम लोग अनुच्छेद वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि अभी इस पे जो लिखा हुआ है इसी क्लास में हम आप लोगों से वादा किए हैं कि इसी क्लास में हम लोग प्रीलिम्स भी पढ़ेंगे और इसी क्लास में हम लोग मेंस के लेवल तक भी जाएंगे, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक। एनसीईआरटी का भी कुछ पार्ट इसमें मिलेगा आपको, लक्ष्मीकांत से भी मिलेगा और अन्य भी और भी मेरे बहुत सारे जो रिसर्च किए हैं उन रिसर्च के आधार पर बहुत सारा चीज आप लोग को, जैसे इसमें अभी हम आप लोग को केस स्टडी के बारे में बताएंगे, किस तरीके से केस को लिखना होगा और केस कौन कौन से हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। ऐसा फिर से मैं एक बार कह दे रहा हूं कि ऐसा जो लेक्चर जो है वो आपको पेड कोर्स में मिलेगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक जैसा कि आप लोग देखें अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, वहां बात हुई कि मूल संविधान में कौन सी राज्य कौन से होंगे और विधियां कौन कौन सी होंगी। अब यहां से हम लोग जब शुरू करते हैं तो देखते हैं आप लोग मूल अधिकार पे आते हैं और देखते हैं कि कितने मूल अधिकार जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जो मूल संविधान जो था, जो हमारा जो 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, उसमें दोस्तों कुल 7 मूल अधिकार मिले हुए थे। तो 7 मूल अधिकार, तो अभी 6 कैसे हैं? तो ये जैसा कि आप लोग यहां देखे हैं, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार हुआ करता था, इसको अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया मूल अधिकार से और अब यह संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। देखिए, हम मूल अधिकार की परिभाषा पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। तो वह अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, मूल संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में जो लिखा हुआ है उसे ही हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो यहां पे अब अनुच्छेद 300A में लिख देने से संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, अब एक तरीके से संवैधानिक अधिकार हो गया है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो ऐसा किया क्यों गया, इसको हम लोग आगे देखेंगे। आइए पहले देखते हैं कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से मूल अधिकार किस किस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पे उसके बाद हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये सारा जो है ये पीटी का पार्ट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अपने धीरे से वीडियो को स्लो करके वीडियो को 0.75 में कर दीजिएगा और आप लोग धीरे धीरे इसको लिखते चलिएगा साथ साथ, ताकि आपका नोट्स भी बनते जाएगा और एक समझ भी विकसित होते जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा मूल अधिकार है उसको कहते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। अब ये कहां से कहां तक लिखा हुआ है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच कुल 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि
5 अनुच्छेदों में 5 प्रकार की समानता स्थापित करने की बात की गई है। तो पहला देखें हम लोग समानता का अधिकार। अब दूसरा देखते हैं, यह है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। भाई सबको समान कर दिए तो आपको स्वतंत्र, सबको स्वतंत्र भी कर दीजिए, तो राइट टू फ्रीडम। ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 19 से 22, यानी कि अनुच्छेद 19 में एक स्वतंत्रता की बात कही है, अनुच्छेद 20 में कही है, अनुच्छेद 21 में कही है और अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता की बात या स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो भाई समान हो गए, स्वतंत्र हो गए, अब क्या करना है? अब उसको अगर शोषण हो रहा है तो उस शोषण यानी कि वर्षों से जैसे किसी महिला को परिवार में दबाया जा रहा है या काम कार्य करने के स्थल पे उसको शोषित किया जा रहा है, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका अगर शोषण किया जा रहा है तो इन लोगों को शोषण से बचाने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये कहां कहां दिया गया है? ये अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में, 2 अनुच्छेद जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये कहां कहां दिया है दोस्तों? तो ये है 25, 26, 27 और 28, यानी कि 4 अनुच्छेदों में बताता है कि सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म के पूजा अर्चना करने का स्वतंत्रता प्राप्त होगा। क्योंकि भारत कैसा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात कही गई है। ठीक है, हम लोग देखिए, भारत जो है वो डाइवर्सिटी में विश्वास करता है। बहुत, जितना ज्यादा कोई भी देश जितना ज्यादा डाइवर्स होगा, जितना ज्यादा वो विविधताओं को अपनाएगा, उतना ही दिन तक वो जीवित रहेगा। और यही भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी खूबसूरती रही है कि हड़प्पा काल की चीजें, जो हड़प्पा में प्रकृति पूजा जो कही गई थी, वो आज भी प्रकृति पूजा जारी है। देखिए, हम जैसे उसका एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि उस समय भी प्रकृति, कहीं भी व्यक्ति खड़ा हुआ हाथ जोड़ के पूजा कर लेता था, और वही बात आज भी जारी है। जैसे आप सूर्य को जल दे देते हैं, भगवान सूर्य जो सुबह सुबह उदय होते हैं तो उनको जल दे देते हैं, या हाथ जोड़ के कहीं भी आप पूजा पाठ कर ले रहे हैं, वो यही प्रकृति, इस तरीके से वो चली आ रही है। तो यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता की जब तक बात नहीं होगी, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए, या कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक आचरण को करने के लिए बाध्य हो जाएगा, या मतलब उसको वो कर नहीं पाएगा, और उसके वजह से वो स्वतंत्र जैसा फिर ये सारा का सारा जो मौलिक अधिकार है, ये धरा का धरा रह जाएगा। तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में। उसके बाद आगे आते हैं तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये क्या है? तो हमको अपने कल्चर को भी बचाना है, और कल्चर के साथ साथ उस शिक्षा को भी आगे उसको स्प्रेड करना है, उसको फैलाना है। तो संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार भी ये कहां है दोस्तों? ये 29 और 30 में। अमूमन इसको अल्पसंख्यकों से संबंधित पहले जोड़ के देखा गया, लेकिन आगे आने वाले समयों में जब सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सारे फैसले देकर बोला कि ये जो है, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है, माइनॉरिटीज को प्राप्त नहीं है, बल्कि ये बहुसंख्यकों को भी प्राप्त है। ठीक है, जो मेजोरिटी में है उनको भी ये प्राप्त है। तो खैर, इस पे जब आएंगे तो यहां भी चर्चा इसके बारे में करेंगे। और अगला जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सभी संविधान, जितने मौलिक अधिकार हैं, इन सभी अधिकारों को बचाने का जो कार्य करता है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। ये क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो ये बात कह रहा है कि कुल आप अगर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, अगर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखे हैं, और अगर इन स्वतंत्रताओं को लागू करने का, इन अधिकारों को लागू करने का अगर अधिकार ही नहीं देंगे, तो फिर ये कैसे फिर जस्टिफाई हो पाएगा कि आप मौलिक अधिकार दे रखे हैं? मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट ही है कि वैसा अधिकार जो व्यक्ति को अपने भावनाओं को प्रचार करने, या अपने, जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो खुल के कार्य नहीं कर पाएगा, और जब तक कोई किसी देश का नागरिक जो है वो खुल के कार्य नहीं करेगा, तब तक कोई भी देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो अपने आंतरिक विचारों को अगर वो प्रसार कर नहीं पाएगा, तो फिर ये सारा जो अधिकार दिए हुए हैं, सारे अधिकार क्या रह जाएंगे? धरे के धरे रह जाएंगे। तो यानी कि इन अधिकारों को बचाने वाला भी एक जो अधिकार है, वो भी अपने आप में मौलिक अधिकार है। और यही अनुच्छेद भाग 3 की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि भाग 3 में जितने अधिकार लिखे हुए हैं, उनको गारंटी प्राप्त है दोस्तों। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा गारंटी प्राप्त है। और यह गारंटी क्या है? यही गारंटी है अनुच्छेद 32। जब जब इन अधिकारों पे कुछ हनन होता है, जब जब इन अधिकारों को ढकने का कार्य किया जाता है, इनको छीनने का प्रयास किया जाता है, तब तब न्यायपालिका द्वारा, अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के आधार पर इन अधिकारों को लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है,
तो अब क्या ये अधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट है? क्या ये अधिकार पूर्ण रूप से सबको, मतलब एक बार लिख दिए गए तो क्या प्रदान कर दिए जाएंगे? नहीं, इन पे समय समय पे और बहुत समय समय पर देश की एकता, अखंडता और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए समाज में पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए इन पर समय समय पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। परंतु दो ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन से लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक, दो ऐसे अधिकार, दो ऐसे अनुच्छेद हैं या दो ऐसे अधिकार हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हो। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये आपातकाल के दौरान भी ये समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य छीन सकता है, परंतु यह जो 20 और 21 है ये किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जाएगा। तो आएंगे जब 20 और 21 के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि क्यों नहीं छीना जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को रोक लेते हैं या मूल अधिकारों को समाप्त कर देते हैं जब आपातकाल लगता है, या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लगा सकते हैं या पूरे देश में भी लगा सकते हैं। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को रोक लेते हैं? यह आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वह कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि अधिकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां किस किस अनुच्छेद में उन अधिकारों की चर्चा की गई है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं समानता का अधिकार। कि समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार में अभी बताया कि 14, 15, 16 और 17 और 18 कुल 5 अनुच्छेद हैं। इन 5 अनुच्छेदों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इतना अभी तक जो बताइए आपके लिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रटिएगा। ये ऊपर वाला है, ये भी पीटी में पूछ लेता है, और ये भी है अनुच्छेद 20 और 21। ये भी प्रश्न यूपीएससी टाइप के एग्जाम में आते हैं कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ये हो गया। आप सुनते होंगे अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, बस 20 और 21 हमेशा जीवित रहते हैं। तो खैर आइए आगे इस लेक्चर को बढ़ाते हैं और चलते हैं अब समानता के अधिकार को पढ़ते हैं। और यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में समानता की चर्चा कहां की गई है। सबसे पहले संविधान में समानता की चर्चा कहां की गई है? क्या केवल अनुच्छेद 14 से 18 में ही समानता की बात की गई है या उससे पहले भी कहीं गई है? तो देखिए, संविधान में समानता की चर्चा 2 जगह की गई है। कहां कहां? एक तो प्रस्तावना में की गई है और दूसरा जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच की गई है। उसमें हम लोग अनुच्छेद 14 को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना में जो चर्चा की गई है वो कहां की गई है। तो आप जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक शब्द मिलेगा, इक्वलिटी। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो ये समानता की चर्चा प्रस्तावना में की गई है कि कैसी समानता होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति को उसका प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मतलब वो डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहिए, गरिमामय लाइफ जीवन उसका होना चाहिए। ठीक है, और अवसर जो है, अवसर मतलब किसी भी चीज को पाने का, नौकरी पाने का समान अवसर होना चाहिए, व्यापार करने का समान अवसर होना चाहिए, कहीं घूमने फिरने का समान अवसर होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर होना चाहिए, भोजन का समान अवसर होना चाहिए। तो ये समानता की बात प्रस्तावना में, और अनुच्छेद 14 में, दूसरी जगह जो है वो अनुच्छेद 14 में समानता की बात की गई है। तो अब ये भी पार्ट, आप इसको भी एक तरीके से एक फैक्ट के रूप में आप रख सकते हैं कि समानता की चर्चा कहां की गई है। तो समानता की चर्चा 2 जगह की गई है। और एक और जगह समानता की चर्चा की गई है दोस्तों, वो जगह है मानवाधिकार। जो मानवाधिकार के जो घोषणाएं हैं, जो भारत में मानवाधिकार घोषणाएं हैं, वहां भी समानता की चर्चा की गई है कि कानून के समक्ष सभी लोग जो होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। जब मानवाधिकार का हनन होगा तो वहां पे सभी लोग कैसे होंगे? समान होंगे। तो 3 जगह, खैर संविधान में 2 ही जगह आपको चर्चा है, एक और हम बता दिए जो है आपको कि मानवाधिकार जो घोषणाएं हैं, मानव अधिकार को लेकर जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं में भी समानता की बात कही गई है। तो यहाँ ये भी एक पीटी का फैक्ट रहा। अब देखिए, अब यहां से हम लोग ये तो समझ ले कि संविधान में समानता की चर्चा कहां की गई है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि समानता का अधिकार, अब इसको हम लोग खोलना शुरू करते हैं। जो यहां पे आप देखें कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। अब इसको हम लोग अंदर घुस के पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए, ये सारा पीटी फैक्ट रहा, यहां भी अभी पीटी है, उसके बाद हम बताएंगे कहां से मेन शुरू होगा। फिलहाल आप लोग इस लेक्चर को अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 14
क्या कह रहा है, पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आप ही लोग को फायदा होगा इसमें। दोबारा फिर देखिए, ऐसे कोर्सेज जो है वो पेड कोर्स में मिलेंगे, हम आप लोग को फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग अंत तक देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे यूपीएससी देना हो, यूपीएससी के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, यूपीएससी देना हो, बीपीएससी देना हो, यूपीपीसीएस देना हो, जितने जो हिंदी माध्यम के जितने भी, मतलब हिंदी माध्यम कहने का मतलब ये नहीं, हिंदी भाषी जितने राज्य हैं, उन राज्यों में जो पीसीएस स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, या एसएससी सीजीएल हो गया, या जितने भी और भी जो भी स्टेट के जितने एग्जाम है, जहां भी जीएस पूछेगा वहां ये सारा चीज आपको कंटेंट काम देगा। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या क्या बात कर रहा है। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। जिसके पास किताब नहीं होगा उसी के लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए। अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो अभी आप यहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 कह रहा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य यानी कौन सा राज्य, अब ये याद रखेगा, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आइए इसी बात को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तो अमूमन सभी लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें समझना है कीवर्ड कहां कहां है। अनुच्छेद 14 जो है, देखिए हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें 3 गोल्डन ट्राइंगल है। आप लोग को एक गोल्डन ट्राइंगल बता देते हैं कि 3 गोल्डन ट्राइंगल है, ये कौन कौन से हैं, और इसमें 3 कॉन्सेप्ट मिलते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्टों को समझना बहुत आवश्यक है। तो ये है आपका एक ट्राइंगल, और गोल्डन ट्राइंगल में एक है अनुच्छेद 14, एक है अनुच्छेद 19 और एक है अनुच्छेद 21, एक है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद आर्टिकल 14, 19 और 21, ये गोल्डन ट्राइंगल है। तो इसमें जो अनुच्छेद 14 है, आप अमूमन देखिए सब लोग पढ़ तो लेते हैं इसको, लेकिन यहीं से समझ शुरू होती है और यहीं से एग्जाम में आप अन्य लोगों से आप एक कदम आगे निकलना शुरू करते हैं, और यही लैक है। देखिए, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। एक तो पहले वो बात समझते नहीं है, उनको लगता है कि आ ही रहा है, उनको लगता है कि बड़ा आसान सा है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इसी में डीप में घुस के पूछते हैं। क्योंकि बताइए 75 सालों से एग्जाम हो रहा है, वो कितना प्रश्न पूछ चुके हैं और बार बार एक ही प्रश्न कितना पूछेंगे। तो वो यहीं से खेलते हैं और हिंदी भाषी माध्यम, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, वो यहीं पे मिस कर जाते हैं। तो आप लोग इसके कीवर्ड को थोड़ा सा समझिए। देखिए, हम बताते हैं कहां कहां इसमें जो चीजें हैं, उन चीजों को पहले समझेंगे, तब जाकर अनुच्छेद 14 समझ में आएगा। तो देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में सबसे पहले तो राज्य आप देख लेंगे अनुच्छेद 12 में। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में पहला, ये आप लोग भी इसी तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा या घेर लीजिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, पहले तो पहली बात तो यह आई कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यही बात इंग्लिश में देख लेते हैं। द स्टेट, तो आर्टिकल 12, शैल नॉट डिनाई मतलब वंचित, ठीक है, टू एनी पर्सन, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें 3 चीजें तो बहुत ही खास है। वो क्या है? किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ये हम देखिए, ये शुरू में भी लिख चुके हैं, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण और किसी भी व्यक्ति को। तो ये नीचे आप देखिए हम लिखे हुए हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी कि विधियों का समान संरक्षण। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया, इसको हम लोग आगे देखते हैं कि विधि का, अब देखिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता जो है वो क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन का जो है दोस्तों मूल तत्व है। इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं
इसी कॉन्सेप्ट पे अब पूरा का पूरा बिल्टअप है और यहां से आपका मेंस का पार्ट जो है वो शुरू होता है। मेंस क्या कह लीजिए, यहां से आपकी समझ शुरू होती है कि अनुच्छेद 14 के बारे में आप क्या सीखने जा रहे हैं। और आइए देखते हैं, अभी आप लोग को अब जाके इसके आगे मजा आने वाला है। थोड़ा सा दिमाग को खर्च करना पड़ेगा, तब जाके इन चीजों को समझ पाएंगे। और भागिए मत, जितना भागेगा उतना एग्जाम या उतना रिजल्ट आपसे दूर भागेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आइए इसको हम लोग आगे समझते हैं कि ये क्या चीज है। यहां से देखते हैं कि जैसे अभी हम लोग अंडरलाइन किए थे दोस्तों कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो एनी पर्सन, और क्या था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो तीन कीवर्ड निकल के यहां से आ रहे हैं। तो एक तो कीवर्ड यहां आप लोग देख रहे हैं, दूसरा कीवर्ड यहां देख रहे हैं जो मुख्य शब्द है, और तीसरा एक कीवर्ड देख रहे हैं एनी पर्सन। एनी पर्सन, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर जो मेन जो इसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में मूल तत्व पे आएंगे। एनी पर्सन या किसी व्यक्ति, यही बात कह रहा है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो किसी व्यक्ति में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे ये बात है। तो किसी व्यक्ति में देखिए, एक तो नागरिक और दूसरे विदेशी, ठीक है, नागरिक और विदेशी दोनों आ जाएंगे। ये बात ये कह रहा है कि चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो, वो अगर इस देश में अगर आते हैं तो विधि के समक्ष नागरिकों को भी उतना ही अधिकार प्राप्त होगा जितना विदेशियों को प्राप्त होगा। और इसमें और कौन कौन से आएंगे, तो सभी संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्था, कॉर्पोरेट या जितने भी उद्योग इत्यादि हैं, मतलब जो भी संस्थाएं हैं वो सारे जो हो जाएंगे वो कहां आ जाएंगे, वो आ जाएंगे एनी पर्सन में। यानी किसी भी व्यक्ति को, अब कॉर्पोरेट्स को भी विधि के समक्ष समानता होगी, ठीक है, विदेशियों को भी होगी, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी सब क्या होगी, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो ये कीवर्ड रहा, यहां से भी पीटी में प्रश्न पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति में कौन कौन से व्यक्ति होंगे। तो याद रखिएगा नागरिक और विदेशी। इसमें एक और मुख्य बात याद रखिएगा, विदेशियों में जो दुश्मन देश के विदेशी होंगे वो नहीं, जिनके साथ हमारे रिश्ते खराब चल रहे होंगे उनके साथ नहीं। तो एक और प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पे। देखिए पहला प्रश्न हम वहां पूछे थे कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो मूल संविधानों को रोक लेते हैं, और यहाँ पे एक प्रश्न है कि फिलहाल में भारत का दुश्मन देश कौन सा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत का विदेशी दुश्मन देश कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसी व्यक्ति में नागरिक भी हो जाएंगे और विदेशी भी हो जाएंगे, ठीक। अब यहां से आते हैं हम लोग अपने मूल कॉन्सेप्ट पे कि विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या कह रहा है या क्या है ये। तो आइए इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आया कहां से, ये सिद्धांत निकल के आया कहां से। तो इस सिद्धांत के जो जनक हैं वो है एबी डाइसी। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड एक बुक है ये। और इस बुक में उन्होंने क्या दिया, रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन के कुछ सिद्धांत बताए, ठीक है। तो ये जो है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये क्या है, ये विधि के शासन का मूल तत्व है। तो विधि का शासन जब ये बताए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड नामक किताब में विधि के समक्ष विधि का शासन के बारे में बताए, तो उसके लिए इन्होंने 3 सिद्धांत बताए कि किस आधार पर विधि के समक्ष शासन, विधि का शासन किस प्रकार से चलेगा। तो उसमें सबसे पहली बात उन्होंने की कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे राजा हो या कोई रिक्शा चलाने वाला हो या कोई जूता सिलने वाला हो या किसी बैंक में कोई कार्य करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। याद रखिएगा, पहले सिद्धांत में कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। यानी कि गवर्नमेंट एंड गवर्नड, GOVER, गवर्नड, ठीक है, ये जितने लोग होंगे, चाहे सरकार होगी चाहे आम पब्लिक होगी, ये क्या होगी, कानून के सामने, कानून के सामने यानी कानून से ऊपर नहीं होगी, कानून से ऊपर नहीं, ठीक है। दूसरा सिद्धांत में कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता होगी। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि अब देखिए आप लेडी, जो जस्टिस लेडी जो है, जो जिस महिला का आप न्यायालय में, फिल्मों में आप देखे होंगे
कि वहां पे एक न्याय की देवी होती है। तो न्याय की देवी कैसी है, देखिए वो आंख पे पट्टी बांध के और हाथ में तराजू लिए खड़ी हुई है। तो वो क्या दिखा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष समान होगा। यानी वो पट्टी बांध के ये देख रही है कि मेरे सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो आम नागरिक क्यों ना हो, वो सब उनके लिए क्या है, समान है। और वो एक तराजू है, वो पर्दा दिखाता है कि दोनों तराजू जो है वो बराबर है, एक तरफ है, तो किसी भी तरफ वो झुका नहीं है। और आंख पे पट्टी बंधा होने का मतलब ये कह रहा है कि विधि के समक्ष सभी लोगों को क्या होगा, समानता प्राप्त होगी। ठीक है, अर्थात सभी नागरिक जो है वो सभी नागरिक समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे। और तीसरा थियरी वो बता रहे हैं कि संविधान अधिकारों का स्रोत नहीं है बल्कि अधिकारों का परिणाम है। अब इसके कहने का मतलब क्या है, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, कि संविधान अधिकारों का स्रोत नहीं है बल्कि यह अधिकारों का परिणाम है। लेकिन याद रखिएगा यह व्यवस्था जो है भारत में लागू नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में यह बात लागू होती है। क्यों लागू होती है, क्योंकि ब्रिटेन में अगर आप पढ़े होंगे कहीं, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। अब अलिखित संविधान है तो यानी कि संविधान निर्माण अब तक हुआ ही नहीं, कोई एक किताब वहां पे नहीं। जैसे हमारे यहां एक किताब बना दी गई है, हमारे यहाँ एक किताब है, इस किताब में सभी बातें लिखी हुई हैं कि कौन सी संस्थाएं कैसे काम करेंगी, किसको कितने अधिकार होंगे, नागरिकों को क्या अधिकार हैं, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, इन सभी बातों को लिखा हुआ है। लेकिन वहां पे ये सारी बातें लिखी नहीं हुई है, तो ये अधिकार उनको मिले कैसे। तो क्या हुआ कि कुछ अधिकार लिखे हुए थे, मतलब एक ऑर्डिनरी लॉ, वहां पे सामान्य कानून हुआ करते थे, सामान्य कानून, उनको ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं। और ये सामान्य कानून समय समय पर न्यायपालिका द्वारा इसकी क्या की गई, व्याख्या की गई। न्यायपालिका द्वारा इसका डेफिनेशन बताया गया, इसको समय समय पर इसके बारे में चर्चा की गई, और न्यायपालिका के समय समय पर जो फैसले आए उन फैसलों के आधार पर ये अधिकार वहां पे लागू किए गए या अधिकारों को शामिल किया गया। परंतु भारत में देखिए, परंतु भारत में क्या है कि भारत में जो है वो लिखित संविधान है। और लिखित संविधान का मतलब क्या है कि संविधान में सारी बातें पहले लिख दी गई है। ठीक है, संविधान में सारी बातें पहले लिख दी गई हैं और लिखने के बाद इनको क्या किया गया है, नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो इसका मतलब है कि भारत में संविधान ही है वो अधिकारों का स्रोत है, ना कि संविधान जो है वो अधिकारों का स्रोत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में संविधान के लागू होने से पहले भी वहां पे अधिकार मिले हुए थे, या यहाँ पे शासन प्रशासन चल रहा था, और वहां का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, तो न्यायपालिका द्वारा वहां पे संविधान को लागू किया गया। तो भारत के संबंध में ये ऊपर के दो सिद्धांत तो एबी डाइसी महोदय के कार्य करते हैं, परंतु तीसरा बात जो है वो तीसरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कर दिया गया है, नकार दिया गया है। तीसरी बात जो है वो भारत में लागू नहीं होती है, क्योंकि भारत में संविधान जो है वो अधिकारों का स्रोत है, ना कि ब्रिटेन जैसा नहीं है कि अधिकारों का स्रोत नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन में अधिकारों का स्रोत नहीं है, भारत में संविधान ही अधिकारों का स्रोत है, क्योंकि संविधान लिखा हुआ है, वहां पे संविधान लिखा हुआ नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से बात शुरू होती है कि ठीक है, भारत में जब दो बातें जब लागू होती हैं तो इन दो बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये दो बातें हैं क्या, या क्या कहने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, अब ये है जो आपका मेंस का पार्ट, और आपको अमूमन इस बात को समझना भी चाहिए कि आखिर दो शब्द लिखे हुए सभी लोगों को, एक आप देश के नागरिक होने के नाते आपको अपने अधिकारों के बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या कह रहा है। इसी तरीके से आप लोग किसी से चर्चा कर लेते हैं, वो गलत बात है, पहले उसको समझिए और फिर चर्चा कीजिए। तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 को दो पार्ट में, ठीक है, दो उपभागों में बांटा गया। पहला तो अनुच्छेद 14 ये बात कह रहा है, उसके बाद अनुच्छेद 14 एक कह रहा है विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब आप अभी यही बताएं कि कोई भी नागरिक, सभी नागरिक जो है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम आदमी, एक आम नागरिक हो जो दिन प्रतिदिन जो मजदूरी कर रहा है, वो सभी क्या होंगे, एक समान होंगे। कहां से लिया गया विधि के समक्ष समानता, तो अभी आप देख ही रहे हैं कि ब्रिटेन में है एबी डाइसी महोदय, तो यानी कि ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, एकदम फैक्ट है, ये लिख लीजिएगा। कहां से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है। और क्या कह रहा है, ये नकारात्मक प्रकृति का है। अभी बता रहे हैं कैसे, नकारात्मक प्रकृति का है, कैसे अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दो बातें
कि ये क्या कर रहा है, एक तो ब्रिटेन से लिया गया और नकारात्मक प्रवृत्ति का है, यानी कि देखिए हम एक शब्द लिखे हुए प्रोहिबिट कर रहा है। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, रोक रहा है, ठीक है, रोकना। किसको रोकना, कुछ लोगों को, कुछ देखिए समान, ये तो विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय सभी लोग, ब्रिटेन क्या है कि उस समय ब्रिटेन सभी देशों पे 2/3 हिस्से पे ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, तो अपने नागरिकों के लिए तो वो समान व्यवस्था बनाएगा ही, ठीक है, कि उसके जितने नागरिक हैं वो सब समान हो जाए और बाकी जो है वो असमान रहे। और उसको अपने नागरिकों से मतलब भी था, दूसरे देश से क्या उसको पड़ी हुई थी, बस वो शोषण करना, अपने उद्योगों को चलाने के लिए सारा चीज कर रहा था। तो ब्रिटेन में क्या है कि विधि के समक्ष समानता लागू की जा सकती है, लेकिन अब ये रोक किसको रहा है, तो ये उन बातों को रोक रहा है जहां समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है। समाज के लोग, जैसे समाज में केवल एक ही जैसे तो लोग तो नहीं है, जैसे भारतीय समाज को आप देखिए तो पहले तो जातियों में विभाजित है कि 4 प्रकार की जो मुख्य जातियां हैं वो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है, कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या ये चारों को सभी लोगों को इक्वल अवसर मिला हुआ है? नहीं, सभी लोगों को इक्वल अवसर नहीं मिला। ऐतिहासिक काल से, प्राचीन काल से एक वर्ग ने किसी एक वर्ग को सप्रेस करके रखा। किसी का शिक्षा पे अधिकार रहा, किसी का लड़ाई झगड़े पे या राज्य पे अधिकार रहा, किसी का खेती पे अधिकार रहा और किसी को केवल सेवा करने के लिए छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये नकारात्मक इसलिए है कि किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ खास बातों को करने से ये राज्य को क्या करता है, रोकता है, राज्य को करने नहीं देता है। इस सेंस में ये क्या है, नकारात्मक है। कि किसी, मान लीजिए कि अभी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि देखिए कि मान लीजिए कि 2 बच्चा है, या चलिए 2 क्लास, चलिए 2 बच्चा है, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति है, एक रेस करवाना है। एक व्यक्ति जो है वो एक पैर से, एक पैर उसका कटा हुआ है, ठीक, पैर कटा हुआ यानी कि लंगड़ा है, और एक व्यक्ति जो है वो फुल फ्लेज में, मतलब पूरा उसेन बोल्ट टाइप का रनर है। और इन दोनों, अब देखिए अनुच्छेद 14 एक यही बात कह रहा है कि एक लंगड़ा व्यक्ति और एक उसेन बोल्ट को भी एक ही रेस में दौड़ाना है और समान दूरी तय करनी है। मतलब 100 मीटर का रेस उसेन बोल्ट के लिए भी और 100 मीटर का रेस इस लंगड़े व्यक्ति के लिए भी, और दोनों व्यक्ति एक ही रेस में दौड़ेंगे। तो क्या बताइए, दोनों के लिए अवसर की समानता हुई? क्या दोनों व्यक्ति विधि के समक्ष या दोनों व्यक्ति के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ? तो जवाब होगा कि नहीं। तो जब नहीं क्रिएट हुआ तो इसका मतलब है कि विधि के समक्ष समानता कैसी है, नकारात्मक है। ये किसी, अब लंगड़े व्यक्ति को तो सारे लंगड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद उन सभी लंगड़े लोगों को क्या करेंगे, एक साथ दौड़ाएंगे, और उसेन बोल्ट जैसे लोग हैं उनको एक साथ दौड़ाएंगे, तब जाके ना समानता स्थापित हो पाएगी। तो यही बात ये क्या कर रहा है, विधि के समक्ष समानता जो है वो राज्य को ये काम करने से रोक रहा है कि एक समान को एक समान और एक समान को एक समान करने से रोक रहा है। तो इसके सामने फिर क्या हुआ कि फिर दूसरी बात लेके आई गई, और वो दूसरी बात क्या है, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये डिमांड कर रहा है। अब ये जो है ये पॉजिटिव संकल्पना, ये सकारात्मक है। कैसे, अभी बता दे रहे हैं। एक तो ये सकारात्मक है और दूसरा क्या है कि ये कहां से लिया गया है, अनुच्छेद 14(2) में जो विधियों का समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो देखते हैं कि ये कौन सी बात कर रहा है। तो जैसा कि अभी समझे कि ये एक लंगड़े व्यक्ति को और एक उसेन बोल्ट को एक साथ ही दौड़ा रहा है, लेकिन यहां पे बात क्या कहा जा रहा है कि नहीं, अब यहां पे सभी लंगड़े लोगों को एक जगह कर देंगे और सभी उसेन बोल्ट जैसे लोगों को एक जगह कर देंगे, और इनको एक अलग रेस में दौड़ाएंगे और इनको एक अलग रेस में दौड़ाएंगे, ठीक है। तब जाके क्या होगा, अब असमान, देखिए अब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे ये वाली बात, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा समझाना है तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब ये जो बात कह रहा है, ये सकारात्मक कैसे कह रहा है कि देखिए, जैसे एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास है, मतलब 5 से लेके 10 तक, 5th से लेके 10 कक्षा तक सभी बच्चों को क्या करना है, टेस्ट लेना है। अब इस टेस्ट में करना क्या होगा कि 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक के सभी बच्चों को एक ही पेपर दे देंगे, एक पेपर। तो क्या बताइए कि अब 5वीं क्लास का बच्चा इस पेपर को पास कर पाएगा, होगा कि नहीं होगा, और 10वीं क्लास का बच्चा आसानी से पास कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब ये कहना क्या चाह रहा है, यहां से डिवीजन कैसा होना चाहिए। ये देखिए, विधियों का समान संरक्षण जो है वो विभाजन की बात करता है, वर्गीकरण, विभाजन नहीं, वर्गीकरण की बात कर रहा है।
तो कैसा वर्गीकरण होना चाहिए? वर्गीकरण जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य द्वारा मनमाने तरीके से वर्गीकरण कर दिया जाए, नहीं, आर्बिट्रेटरी पावर को ये रोकता है। ये कहता है कि वर्गीकरण जो है एक उद्देश्य के आधार पर और एक लक्ष्य के आधार पर होना चाहिए कि कौन सा उद्देश्य हम रख रहे हैं, उस उद्देश्य के आधार पर क्या होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है कि 5th क्लास का बच्चा भी पास हो जाए, ठीक है, और 10th क्लास का भी बच्चा भी पास हो जाए। तो 5वीं क्लास के बच्चे के लिए 5th क्लास का पेपर बना देंगे और 10th क्लास के बच्चे के लिए 10th क्लास का पेपर बना देंगे। ये हो गया एक सामान्य वर्गीकरण, ठीक है। ऐसा वर्गीकरण अगर है तब तो विधियों का समान संरक्षण है। अब विधियों के अनुसार क्या कर दिया, 5वीं क्लास के बच्चा को 5वीं क्लास का पेपर और 10वीं क्लास के बच्चा को 10वीं क्लास का पेपर। इस आधार पर यह बात कर रहा है कि यह कैसी व्यवस्था है, यह सकारात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। एक तो नकारात्मक हो गया, ये रोकने का कार्य करता है, राज्य को किसी विशेष वर्ग के बारे में कुछ विशेष खास व्यवस्थाएं करने से रोकता है, जबकि अनुच्छेद 14 के आधार पर विधियों का समान संरक्षण जो है वो सकारात्मक कार्य करने के लिए सरकार को मजबूर करता है, या सरकार को एक ऑर्डर देता है, या सरकार को एक तरीके से अधिकार देता है कि आप कुछ असमान लोगों के लिए, मतलब समान के साथ समान व्यवस्था, समान के साथ समान और असमानों के साथ समान, ठीक है। तो सभी असमानों को एक साथ कर देंगे और सभी समान को एक समान कर देंगे। ये क्यों किया जा रहा है भारतीय समाज में? क्योंकि भारतीय समाज में देखिए वर्गीकरण पहले से ही मौजूद है। भारतीय समाज जो है वो पहले से बटा हुआ है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर तो हर जगह बटा हुआ है, जाति के आधार पर बटा हुआ है, ठीक है, जाति के आधार पर बटा हुआ है, समाज वर्गों के आधार पर बटा हुआ है। तो हम लोगों को भारत में क्या करना है कि असमान समाज को समान बनाना है। क्या करना है? असमान जो समाज जो असमानताओं में बटा हुआ है उसको कुछ अपॉर्चुनिटी देकर, कुछ विधियों का समान संरक्षण देकर क्या करना है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उन लोगों को एक छाते के भीतर ला देना है। जैसे इसको एक छाता बना के आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक क्लास, ठीक है, एक ऐसे है, कुछ लोग इस छाते के भीतर हैं और बारिश हो रही है, कुछ लोग इस छाते के भीतर हैं और बारिश हो रही है, और एक व्यक्ति जो है वो इस छाते के बाहर खड़ा है और ये बारिश, मूसलाधार बारिश में भीग रहा है। तो ये कह रहा है कि सबको एक समान, मतलब इसको भी छाता दे दो। अब बेचारे के पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है नहीं कि ये छाता लगा ले। तो विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है कि या तो इसको भी राज्य द्वारा क्या कर दिया जाए, एक छाता दे दिया जाए, अन्यथा कुछ ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि इस व्यक्ति को भी, जो यहां पड़ा हुआ था, इस व्यक्ति को भी क्या कर देना है, खींच के इस छाते के भीतर ला देना है। यही बात कह रहा है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। अब ये वर्गीकरण होना कैसा चाहिए, ठीक। अब ये वर्गीकरण जो है वो अननेसेसरी या आर्बिट्रेटरी नहीं होना चाहिए, यानी कि आर्बिट्रेटरी का मतलब है कि मनमाना नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फिर ये कुछ उद्देश्य होना चाहिए इसका, ठीक है। ये उद्देश्य, और हमारे देश में प्रक्रियात्मक उद्देश्य, प्रक्रियात्मक, ठीक है, प्रक्रियात्मक है ना कि उद्देश्यात्मक है, उद्देश्यात्मक है। प्रक्रियात्मक और उद्देश्यात्मक में अंतर क्या है कि प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया कुछ असमान लोगों को समान बनाने की एक प्रक्रिया है, समान बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। और उद्देश्य जो है वो उद्देश्य हो सकता है कि डिवाइड करने के लिए। जैसे अब उद्देश्य क्या था, जैसे 1909 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन, ठीक है। आपको याद होगा अगर हिस्ट्री में आप पढ़े हैं तो पृथक निर्वाचन दिया गया था। अब पृथक निर्वाचन क्या करा है, एक उद्देश्य के तहत पृथक निर्वाचन दिया गया था कि मुसलमानों को क्या करना है, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उस मुस्लिम कम्युनिटी को पृथक निर्वाचन देकर क्या किया, भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई जो चल रही थी उस लड़ाई से इन लोगों को अलग कर देने का। तो हमारे यहाँ उद्देश्यात्मक को, भारत में उद्देश्यात्मक को रोककर क्या किया गया है, प्रक्रियात्मक को अपनाया गया है। और प्रक्रियात्मक का उद्देश्य क्या है, अब इसका उद्देश्य जो है, ठीक है, इसका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य है कि समाज को भिन्न भिन्न भागों में बांटना नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न भागों में बटे हुए समाज को क्या करना है, एकजुट करना है,
ठीक है। और वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, तो विभाजित समाज को एक समान करना, जैसा कि अभी हम बोले, और समस्या भिन्न है। अब बताइए, अब अलग अलग समाज के लिए अलग अलग व्यवस्था, और अलग अलग व्यवस्था का मतलब है कि हर समाज की स्थितियां जो है वो, परिस्थितियां जो है वो अलग अलग है, तो उनके लिए क्या करना होगा, कुछ अलग कानून बनाना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, और जैसे मान लीजिए कि महिलाओं को, अब एक केस है, आपको एक छोटा सा एक केस बता दे रहे हैं, उस केस के माध्यम से ही आप समझ लीजिए कि क्या हुआ कि अब जो ये एयर इंडिया वर्सेज नरगिस मिर्जा में क्या हुआ कि ये महिला जो है ये प्रेग्नेंट हो गई थी, एयर होस्टेस थी और ये प्रेग्नेंट हो गई थी, और प्रेगनेंसी के आधार पर एयर इंडिया ने क्या किया, इनको हटा दिया। तो अब बताइए कि ये विधियों का समान संरक्षण कर रहा है। अब इनके साथ भाई कुछ विशेष परिस्थिति हो गई, और विशेष परिस्थिति के आधार पर आप किसी को हटा दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो इस आधार पर क्या करना है हमको कि हर समाज की स्थितियां अलग है, और उस अलग समाज की स्थिति के लिए कुछ अलग कानून बनाने होंगे। यही बात कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या विधियों का समान संरक्षण। इसीलिए यह क्या है, ये सकारात्मकता की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे फिर देखेंगे, कुछ केस स्टडी हम देख लेते हैं। तो अब तक हम लोग देखे कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इन दो सिद्धांतों को हम लोग समझने का प्रयास किए। अब देखते हैं कि अब विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण में एक बात निकल के आई कि अगर असमानों के साथ अगर समान व्यवहार करना है, अगर विधियों का समान संरक्षण देना है, तो फिर करना क्या होगा दोस्तों, एक वर्गीकरण करना होगा। ठीक है, अब ये वर्गीकरण करना होगा, तो ये वर्गीकरण होगा कैसे, आखिर इस वर्गीकरण को बताएगा कौन। अगर राज्य के ऊपर अगर इस वर्गीकरण को छोड़ देंगे, तो राज्य मनमानी तरीके से, आर्बिट्रेटरी तरीके से क्या करेगी, ये मनमानाकरण करता रहेगा, और जिसको मन चाहेगा, जिस जाति को चाहेगा या जिस वर्ग को चाहेगा, जिन लोगों को चाहेगा, उन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं दे देगा, और वोट की राजनीति चलती रहेगी। तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को इसमें उतरना होगा। और सुप्रीम कोर्ट उतरेगा कैसे, तो समय समय पर कुछ लोगों को समस्याएं होंगी, और वो समस्याएं सरकार के साथ कोर्ट के सामने केस के रूप में आएंगी, और जब जब कोर्ट को मौका मिलेगा, कोर्ट क्या करेगा, इन बातों को बताएगा कि वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए, वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए। तो इन्हीं केस स्टडीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला केस जो होता है जिसमें विधियों का समान संरक्षण इत्यादि संबंधी संकल्पना को स्थापित किया जाता है, वो पहला केस है FN बलसारा वर्सेज बॉम्बे राज्य। FN बलसारा वर्सेज बॉम्बे राज्य 1951 में। इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड डॉक्ट्रिन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड डॉक्ट्रिन। पीटी में पूछ लेता है, यूपीएससी टाइप जो क्वेश्चन है, यूपीएससी के या बीपीएससी या यूपी पीसीएस इत्यादि में ये सारे पूछ लेते हैं कि ओल्ड डॉक्ट्राइन अनुच्छेद 14 के आधार पर ओल्ड डॉक्ट्राइन किस केस को कहते हैं। तो ये फलाना केस है आपका FN बलसारा वर्सेज बॉम्बे राज्य। तो इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि वर्गीकरण, अब हम अभी बताए थे कि भारत में जो वर्गीकरण है वो कैसा है, प्रक्रियात्मक है, प्रक्रियात्मक, ना कि उद्देश्यात्मक, ना कि उद्देश्यात्मक है। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक है, लेकिन इस वर्गीकरण का आधार कैसा होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है FN बलसारा वर्सेज बॉम्बे राज्य केस में, जिसको ओल्ड डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, और कहता है कि वर्गीकरण जो है वो कैसा होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, इंटेंजिबल डिफरेंशिया के आधार पर होना चाहिए, इंटेंजिबल डिफरेंशिया। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से कि ये बोधगम्य कैसे हो सकता है। तो मान लीजिए कि कर लगाना है सरकार को। अब टैक्स लगाने के लिए क्या करना होगा सरकार को, सरकार अगर एक तरीके से एक दूसरे तरीके से टैक्स लगाती है, देखिए मनमानाकरण किसको कहते हैं, जो आर्बिट्रेटरी तरीके से किस तरीके से टैक्स लगा सकते हैं सरकार, तो बोली कि सभी सफेद बाल वालों पे, जो भाई जिसके बाल पक गए हैं, सफेद बाल वालों को टैक्स देना होगा, और काले बाल वाले बच जाएंगे। तो क्या इस आधार पर ये टैक्स लगाया जा सकता है, क्या ये बोधगम्य है? अरे टैक्स लगाना है तो आप रुपए के आधार पर लगाएंगे ना, कि 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले, 5 लाख रुपए आय वालों पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये होता है बोधगम्य, कि जिस चीज में या जिस व्यवस्था को बनाने की बात की जा रही है, जैसे यहां टैक्स लेने की बात की जा रही है, तो टैक्स किस आधार पर लेंगे, मकान के आधार पर, संपत्ति के आधार पर आप टैक्स ले सकते हैं, ना कि उसके शरीर के रंगों के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर, उसके बाल के आधार पर। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो डिफरेंशिया है, ये जो वर्गीकरण है, ये कैसा होना चाहिए, बोधगम्य या इंटेंजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। ये बात ये स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये व्यवस्था जो है वो 1970 तक चलती रही, करीब 1972 तक चलती रही, मतलब 1970 के दशक तक ये ओल्ड डॉक्ट्राइन के माध्यम से वर्गीकरण होता रहा। फिर आगे ईपी रायप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य का एक केस आया 1973 ईस्वी में, ईपी रायप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य।
अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यू डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब एक तरीके का आदेश होता है, तो न्यू डॉक्ट्राइन। अब इसमें वर्गीकरण को दो आधार पर बांटा गया। अब इसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए 1970 तक जब ये व्यवस्था चलती रही कि बोधगम्य होना चाहिए, तो 1951 से 1919 सालों तक यही बात चलती रही। 51, हाँ करीब करीब 19-29 सालों तक यही बात चलती रही। अब जब चलती रही तो होगा क्या, बदलेगा क्या, सॉरी 19 सालों तक बदलेगा क्या इसमें कि समाज की प्रकृति बदल गई। भाई समाज की प्रकृति बदल जाएगी, समाज की आवश्यकताएं बदल जाएंगी। इन आवश्यकताओं के हिसाब से आगे जो है वो जस्टिस करना होगा, आगे वर्गीकरण करना होगा। तो न्यू डॉक्ट्राइन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो वर्गीकरण होना चाहिए, विधियों का समान संरक्षण के आधार पर जो वर्गीकरण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण। और किस आधार पे, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक आधार पर न्याय मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये मनमाना नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्य अपने तरीके से बिना मतलब का कुछ भी बांटे जा रहे हैं, वो उस तरीके से बांटना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई आपको टैक्स जो मिल रहा है उसको आप कहीं यूजफुल जगह पे यूज कीजिए, मनमाने तरीके से केवल वोट के लिए मत बांट दीजिए। तो न्यायपूर्ण और नेचुरल जस्टिस, और इसी बात को केस मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 मामले में भी कहा गया है कि जो न्याय मिलना चाहिए लोगों को, आर्टिकल 14 का जो बेस है वो क्या है, न्यायपूर्ण जस्टिस की बात कर रहा है। मतलब जो नेचुरल जस्टिस के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, नेचुरल प्राकृतिक तरीके से क्या होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। तो न्यायपूर्ण और मनमाना नहीं होना चाहिए इन दो केसों के माध्यम से। तो अभी देखें ओल्ड डॉक्ट्राइन और न्यू डॉक्ट्राइन। आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और केस आता है, वो है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य केस 1983 में। इसमें क्या स्थापित किया जा रहा है, देखिए अब यहां समानता कैसे स्थापित की जा रही है। तो इसमें आईपीसी की धारा 303 के तहत अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा है, आजीवन कारावास, आईपीसी की धारा 303 के तहत अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा है और वह जेल में है, जेल में बंद है। अब अगर जेल में बंद है और उससे किसी का मर्डर हो जाता है जेल के भीतर ही, तो पहले क्या व्यवस्था थी कि पहले अगर 303 के तहत आजीवन कारावास मिला हुआ है और जेल में बंद है और मर्डर कर देता है अगर जेल के भीतर ही, तो उसको फांसी मिलनी तय थी, मतलब फांसी 100%। लेकिन अब इसी विधियों का समान संरक्षण के आधार पर क्या किया गया, और न्यायपूर्ण तरीके से, ये मनमाने तरीके से नहीं, नेचुरल जस्टिस के आधार पर क्या किया कि आईपीसी की धारा 303 को जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको क्या कर दिया, गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से समानता स्थापित करने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बहुत चर्चित केस रहा है नालसा वर्सेस भारत संघ। नालसा मतलब नेशनल लीगल अथॉरिटी, अभी जो ट्रांसजेंडर को लेके जो केस चल रहा था, ट्रांसजेंडर वाले मामले में यही संस्था है जो वो लड़ रही थी। इसको कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा को कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेज भारत संघ 2014। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, इसमें जो हम एकदम प्रारंभ में बताए थे ना, जब अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 की जब परिभाषा दे रहे थे, जब आर्टिकल 14 लिखा था, बोले थे कि किसी व्यक्ति को, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण देने से वंचित नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 14 में जो कोई व्यक्ति है, जो एनी पर्सन है, उस एनी पर्सन के दायरे को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। केवल मेल और फीमेल की बात हो रही थी वहां पे, उसका दायरा बढ़ा के क्या कर दिया, ट्रांसजेंडर और किन्नर इत्यादि लोगों को भी, जो थर्ड जेंडर है, इनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। यानी कि समानता जो है वो ट्रांसजेंडर और किन्नर में भी व्यवस्थित करनी पड़ेगी। तो एक ये यहां पे समानता स्थापित करने का प्रयास न्यायालय द्वारा। और लास्ट में देख लेते हैं इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरल राज्य 2018 का मामला है। यह भी खूब चर्चित मामला रहा। इसमें भी समानता स्थापित कैसे की गई, देखिए वर्गीकरण किया गया था, सबरीमाला मंदिर विवाद है इसमें। अब सबरीमाला मंदिर में क्या था कि एक खास उम्र की महिलाओं को, जिसको जो महावारी वाले, जो पीरियड्स वाली जो समस्या होती है, तो उन मतलब समस्या नहीं है, तो प्राकृतिक है। तो सबरीमाला मंदिर में क्या किया गया कि एक खास उम्र की महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती थी। कहा जाता था कि भगवान जो है वो अशुद्ध हो जाएंगे या जो भी, मतलब वो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी, रूढ़ी चली आ रही थी। और हम अनुच्छेद 13 में बताए हुए हैं कि विधि में एक ऐसी भी विधि होगी जो प्राचीन रूढ़ियों से चली आ रही है और वो भी क्या रखती है, एक विधि का बल रखती है, उसको भी हम कानून कह देंगे। तो अब वो जो प्राचीन रूढ़ी, जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि सबरीमाला मंदिर में एक खास उम्र की महिलाएं एंट्री नहीं कर सकती हैं, तो ये तो समानता का हनन हो रहा है ना, किसी के विधियों का समान संरक्षण नहीं मिल रहा है।
भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो अब करेगा क्या? तो ये जो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरल राज्य मामले में क्या हुआ कि सबरीमाला मंदिर विवाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर उम्र की महिलाओं को वो माना कि ये प्राकृतिक नहीं है, किसी महिला द्वारा नहीं जनरेट किया गया, ये प्राकृतिक तरीके से उनको मिला हुआ है, और इस आधार पर क्या करना है, उनको भी मंदिर में, महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट क्या किया, समानता स्थापित करने के बाद किया। और वर्गीकरण को किस तरीके से, तो एक तो बोधगम्य होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, और प्रक्रियात्मक होना चाहिए, ना कि उद्देश्यात्मक। और प्रक्रियात्मक का मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए समाज को क्या करना है, एकजुट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अनुच्छेद 14 को आप लोग के सामने प्रस्तुत किए, और इसमें पीटी का भी फैक्ट रहा, मेंस का भी फैक्ट रहा। आप लोग प्लीज, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और डीप में जाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग पेशेंस रखिए, एक बार पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए, ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सतही ज्ञान से कुछ नहीं होता है, छोटा मोटा नौकरी आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा सा अंदर तक आके पढ़िए। देखिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ कंटेंट की कमी रही है, हम कंटेंट भरपूर आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग इससे जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा वीडियो हम अब अनुच्छेद 15 में और अंदर जाके हम लोग समझेंगे कि और समानता किस तरीके से स्थापित किया, फिर 16, 17, 18 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।